नहीं, सबको मालूम है कि 1 फरवरी को बजट पेश हुआ और उसी सिलसिले में 6 और 7 तारीख में केंद्र सरकार के 50 मंत्री विभिन्न 50 शहरों में बजट संबंधी पत्रकार वार्ता कर रहे। उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ हूँ। यह अर्थसंकल्प आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। आत्मनिर्भर शब्द जनता ने इतना पसंद किया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को भी उस शब्द को इस साल स्वीकार करना पड़ा। एक तरह से भारत का गौरव है उसमें, और इसलिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों का ये बजट है। इस बजट की एक विशेषता ऐसी है कि ये कोरोना के पृष्ठभूमि में आया है। कोरोना महामारी दुनिया के सभी देशों के अर्थव्यवस्था पर विपरीत परिणाम हुआ है, भारत पर भी हुआ है। ऐसे समय सरकार अगर कोई टैक्सेशन बढ़ाती है तो लाजमी होता है, लेकिन इस बजट की विशेषता यह है कि 1 पैसे का भी टैक्स नहीं बढ़ाया है। तो बिना टैक्स बढ़ाए जनहित के कार्यक्रमों को ज्यादा पैसे देने का काम इस बजट ने किया है। तीसरी विशेषता यह है कि बुनियादी संसाधनों का विकास, यानी सड़क, बिजली, पानी, पोर्ट, एयरपोर्ट, सबके विकास के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए इस बजट में रखे हैं। आने वाले 10 साल में 100 लाख करोड़ ये बुनियादी ढांचे पर खर्च होगा। इसमें इस साल केवल सड़क निर्माण के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए रखे हैं। सड़कों का जिस तरह से विस्तार हो रहा है वो पुणे में भी देख रहे हैं। उसमें पुणे का कात्रज के यहाँ जो फ्लाईओवर चल रहा है वो भी है, और हाईवे पर जो 6 लेनिंग करना काम शुरू हुआ है वो भी है। तो इसलिए ये 7,54,000 करोड़ मूलभूत संरचना के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बजट में है विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का सक्षमीकरण का है। उज्ज्वला आज तक 8 करोड़ महिलाओं को मिला है, उनको धुएं से मुक्ति मिली है, उतनी लकड़ी काटना बंद हो गया है, उतना प्रदूषण कम हुआ है। लेकिन इस 1 वर्ष में और 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेगा। वैसे आपको याद रहे, मोदी सरकार आने के बाद पिछले 6 साल में 17 करोड़ नए गैस कनेक्शन देश में आए। 8 करोड़ सरकार ने मुफ्त दिए गरीब महिलाओं को, और बाकी 9 करोड़ लोगों ने परचेस की। तो किसी को भी आपत्ति नहीं रही है। हर साल जितना गैस चाहिए उतना मिलता है। पहले उसके लिए भी वेटिंग होता था, हम भूलना नहीं चाहिए। प्रवासी मजदूरों के लिए एक देश एक रेशन कार्ड, ये योजना लाई है। ये योजना से
पुणे में समझो बिहार से कोई आता है, काम करता है, तो उसको हिस्से का राशन यहाँ मिलेगा, और उसकी जो फैमिली है बिहार में उसको उनके हिस्से का मिलेगा। ऐसी सुविधा देश में पहली बार तैयार हो रही है। महिला सक्षमीकरण में एक भी किया है कि महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने का मौका मिलेगा। जैसे आपको पता है उनको मातृत्व का अवकाश अब 6 महीने के लिए किया है। बाकी भी बहुत सारे नए अवसर महिलाओं के दिए हैं। हमारे आईआईटी में भी 20% अब महिला छात्राएं। महिला टी वर्कर्स बहुत होते हैं चाय बागान में, उनके लिए भी 1000 करोड़ की योजना है। सबसे बड़ी विषय था इस साल कोरोना का, तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए और देश की स्वास्थ्य रचना ठीक करने के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ये 131% की बढ़ोतरी है पिछले साल के तुलना में। 94,000 थे, इस साल 2,37,000 करोड़ है, और उसमें 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए रखे। तो आपको पता है स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन मुफ्त दिया है सरकार ने। अब फ्रंटलाइन वर्कर का शुरू है, उनको भी मुफ्त मिल रहा है। आगे समय समय पर चरणबद्ध तरीके से सरकार अपने निर्णय घोषित करेगी। सबसे बड़ी विशेषता है कि यह आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसमें देहातों में नए हॉस्पिटल्स, क्रिटिकल केयर सेंटर, तहसील में, जिले में, ये सब तैयार करने के लिए भी 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापन होंगे। उनमें एकीकृत सार्वजनिक हेल्थ लैब की स्थापना होगी। उसके लिए 64,000 करोड़ रुपए रखे। 112 आकांक्षी जिले जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, खास करके ईस्ट इंडिया में, उसके लिए पोषण अभियान का भी दूसरा चरण सफलता से शुरू होगा। हमारी सरकार किसान और गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। तो किसान के लिए जैसे अनेक योजना आपको पता है, नीम कोटेड यूरिया शुरू हुआ, उससे खाद भी कम लगता है, फसल भी ज्यादा आती है, पानी भी कम लगता है। सॉइल हेल्थ कार्ड सभी किसानों को दिया गया। फसल बीमा योजना में 17,000 करोड़ रुपए किसान ने प्रीमियम भरा, उसके एवज में 60,000 करोड़ से भी ज्यादा उनको मुआवजा मिला। और इसलिए इस साल किसानों का प्रीमियम भरने का प्रमाण बढ़ गया है, क्योंकि लोग ये संरक्षण चाहते हैं। इसके साथ साथ 6,000 रुपए हर साल अभी 10,75,00,000 किसानों को जाते हैं। बंगाल के जब शामिल हो जाएंगे तो 11.5 करोड़ होंगे, और बंगाल में तो अप्रैल के बाद होगा ही। ममता जी ने रोका, लेकिन अब कोई रोक नहीं सकता। तो ये 11,50,00,000 लोगों को 6,000 रुपए महीने के, यानी 72,000 करोड़ रुपए हर साल, ऐसे 10 साल 7 लाख करोड़ की योजना। आप याद करिए, यूपीए ने 10 साल में एक बार 70,000 करोड़ की कर्ज माफी की थी, और वो भी पैसा बैंकों के खाते में गया था। इस बार किसान के खाते में जा रहा है। तो ये कहां 70,000, कहां 7 लाख करोड़, यह हमने देखा है। एमएसपी का
लागत मूल्य से 50% अधिक देने का ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने किया और उसका लागू किया। 2 साल से मिल रहे। इस बजट में भी उसको दोहराया गया है। इन सभी योजनाओं के लिए पैसा इस बजट में रखा है। इसके सिवा कृषि के लिए जो रूरल क्रेडिट लगता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट, वो अब 16.5 लाख करोड़ रुपए, विक्रम, यानी ये एक रिकॉर्ड है। 16.5 लाख करोड़ रुपए कृषि का ऋण होगा। माइक्रो इरिगेशन का बजट दुगुना किया है, 10,000 करोड़ रुपए किया, क्योंकि लघु सिंचाई से ही ज्यादा जमीन को सिंचाई का लाभ मिल सकता है। 1000 मंडियां एपीएमसी इनाम मार्केट से जोड़ा जाए, ये व्यवस्था कर रहे हैं। ग्रामीण विकास निधि को भी बढ़ा रहे हैं। और आपको पता है एमएसपी के अंदर इस साल रिकॉर्ड स्तर की खरीद हुई है। रिकॉर्ड स्तर का पैसा किसानों के हाथ में मिला है। और 2009 और 14 में जितनी खरीद मिली हुई और पैसा मिला, उससे कई गुना अधिक खरीद हुई और कई गुना अधिक पैसा किसानों के जेब में गया। एक बड़ी उपलब्धि है, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति आई है। उस नई शिक्षा नीति के तहत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया है। अप्रेंटिसशिप के लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान किया है। यानी ग्रेजुएट होने के बाद उनको 1 साल के लिए कहीं नौकरी मिलेगी तो अनुभव भी मिलेगा और अवसर भी मिलेगा, और उससे उनको और नौकरी के अवसर तैयार होंगे। सबसे बड़ा कार्यक्रम है एकलव्य विद्यालय। जो आदिवासी इलाके है, यानी पुणे में भी जुन्नर और आदि आदिवासी इलाके जो है, वहां एकलव्य निवासी विद्यालय बनाया जाएगा। साधारणतः हमारी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय के लिए 28 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन एकलव्य विद्यालय के लिए 38 करोड़ रुपए दिए जाएंगे एक एक विद्यालय के लिए। और जो हिली एरिया में तैयार होगा उसको 48 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये एक रिकॉर्ड है। और 15,000 जो अभी चल रहे स्कूल है, उनको आदर्श स्कूल के तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। उसके लिए उनको मदद मिलेगी। जैसा मैंने कहा, सड़क निर्माण के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए रखे हैं और नितिन गडकरी जी है, तो जोर से सड़क निर्माण का काम होगा, यह सबको विश्वास है। रेलवे में आपने देखा होगा, रेलवे में पहले हमेशा आप न्यूज लिखते थे कि स्कूल की बस को रेलवे का इंजन टकरा गया, बच्चों की मौत। किसी शादी के लिए बस जा रही है और रेलवे ने टक्कर मारी और लोगों का मृत्यु हुआ। ये दुखद समाचार आप छापते थे क्योंकि होता था। पिछले 5 साल में एक भी नहीं हुआ, क्योंकि अब अनमैन्ड गेट रहे ही नहीं। तो ये परिवर्तन हम ला रहे हैं हर व्यवस्था में। और इसलिए रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए ये इस साल दिए हैं। बहुत 100% ब्रॉडगेज इलेक्ट्रिफिकेशन, जितने भी ब्रॉडगेज मार्ग है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन इस साल पूरा होगा। इसके साथ साथ अंत में 2-4 चीजों का उल्लेख करूंगा। शहरों में 20,000 नई बसें शुरू होगी। अनेक शहरों में, जैसे पूना में 2 मेट्रो के कॉरिडोर बन रहे हैं। कुछ शहरों में नए तरीके से शुरू होगी। 15 शहरों में भारत में सबसे आधुनिक मेट्रो विकास हो रहा है।
मर्चेंट शिप को बढ़ावा दिया जाएगा। 13 सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ऐसा करेंगे कि जो वैश्विक चैंपियन जैसे हो। और जैसे आपको मालूम है, अब आवास मिला गरीब को, टॉयलेट मिला, उसका बैंक में खाता खुला, उसको इंश्योरेंस का संरक्षण मिला, उसको वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था हुई, उसको टीकाकरण का पूरा प्रबंध हुआ, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा का प्रोविजन के कारण रूरल एरिया में भी अब प्राइवेट स्कूल से लोग जिला परिषद के स्कूल में आने लगे। ये बदलाव हो रहे हैं। इसी बदलाव में अब हर घर नल से जल, ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, हर घर में पानी 5 साल में पहुंचे, इसका कार्यक्रम शुरू हुआ। 3 करोड़ घरों में आज तक नल से जल आने लगा। याद करिए, जो 1-1 किलोमीटर से महिलाएं लाती थी, उनके जीवन में कितना फर्क पड़ा। और बचे हुए भी 3-4 करोड़ है, वो भी आने वाले 2-3 साल में पूरे होंगे। उसके लिए भी जितनी रकम चाहे लगेगी वो देने की व्यवस्था इसमें की है। दूसरे भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है रक्षा के लिए, क्योंकि भारत की सुरक्षा के साथ मोदी सरकार कभी भी अनदेखी नहीं कर सकती। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण काम होता है और उसके लिए जितना पैसा नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने जितना भी पैसा की मांगी, उतनी सब व्यवस्था हुई है और होती रहेगी। स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलिडे दिए है। स्टैंडअप के लिए जो 25% मार्जिन लगता था वो 15% किया है। टैक्स भरने वाले को सहजता से टैक्स भरे और उसके लिए पीछे टैक्स वाले ना पड़े, इसकी व्यवस्था की है। अंत में इतना ही कहूंगा कि ये बजट आम जनता का बजट है। ये बजट समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखने वाला है और देश के सभी क्षेत्रों को न्याय देने वाला है। भागों को, देश के विभागों को भी न्याय मिलेगा और इंडस्ट्री से लेकर, एजुकेशन से लेकर, हेल्थ से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर सभी क्षेत्रों को भी न्याय मिलेगा। ऐसा एक कोरोना के महामारी के पृष्ठभूमि पर इतना प्रोग्रेसिव बजट शायद ही किसी देश में आया है जो भारत ने दिया है। तो इसलिए ये बजट सबके पास ढंग से पहुंचे, सभी प्रोविजंस, इसी के लिए आज मिला था। आज चूंकि बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बजट के संबंध में कुछ भी सवाल हो जरूर पूछिए। नहीं, फॉर कैंटोनमेंट एक अलग व्यवस्था और विचार कर रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में डिफेंस को करना होता है वो। और जहां तक राज्यों का सवाल है जीएसटी का, आपको मालूम है जीएसटी एक पहली व्यवस्था है देश में कि राज्य ने अपने अधिकार को छोड़ा है। टैक्स लगाने का उनको अधिकार है, वो छोड़ा है। केंद्र को भी अलग से टैक्स लगाने की अधिकार है, वो भी छोड़ा है। और दोनों ने मिलकर एक टैक्स की निर्मिति की है, उसका नाम है जीएसटी। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और इसलिए जीएसटी में जीएसटी काउंसिल बैठती है, हर महीना बैठक होती है। और मुझे खुशी है कि पिछले 4 साल में जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी का कानून का एक एक शब्द, नियमों का एक एक शब्द और जीएसटी के रेट, ये सभी राज्य मिलकर तय करते हैं। उसमें वोटिंग नहीं होता है, सब मिलकर करते हैं।
भले कोई कांग्रेस का राज हो, कोई टीडीपी का वाईएसआरसीपी का हो, एआईडीएमके का हो, तृणमूल का हो, लेकिन सभी वित्त मंत्री इकट्ठा बैठकर अंततः एक राय से ही निर्णय लेते हैं। ये इस जीएसटी काउंसिल की विशेषता है। बीच में जब कोरोना के पहले क्वार्टर में दिक्कत आई तो राज्यों का जो देना था तो जीएसटी कलेक्शन ही बंद हो गया लगभग, और इसलिए जीएसटी का बकाया थोड़ा रहा। उसके लिए केंद्र ने तुरंत एक ऑफर दिया और अनेक राज्य, अभी लगभग सभी राज्यों ने लिया कि उतना कीमत का कर्जा केंद्र सरकार की गारंटी से उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, और वो ले लिया लोगों ने। अब आपको मालूम है जीएसटी का कलेक्शन महीने का 1,20,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा है। तो अब किसी भी राज्य को शिकायत करने का अवसर ही नहीं रहेगा और कोई शिकायत नहीं करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बट गुड क्वेश्चन। महाराष्ट्र का तो मैं आपको आंकड़े फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर दूंगा तुरंत, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग है। लेकिन महाराष्ट्र को भी न्याय सबके एक साथ, ऐसा नहीं है कि एक राज्य को भाई दूसरे पार्टी की सरकार है इसलिए हम दूसरे भाव से नहीं देखते, सबको समान न्याय। असं आहे, पेट्रोल आणि डिझेलचे गेल्या 6 वर्षामध्ये 10-12 वेळा कमी झालेलेही पाहिले आणि 25-30 वेळा वाढलेलेही पाहिले। कारण ह्या आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये जे भाव वाढतात किंवा कमी होतात त्यानुसार ते वाढतात किंवा कमी होतात। पण पहिल्या दिवशी जी बजेट नंतर लगेच एक बातमी यायला लागली की 4 रुपये डिझेलवर वाढवले आणि 2.5 रुपये पेट्रोलवर वाढवले, ते खरं नव्हतं। तो नवा कृषी सेस तयार केला आणि तेवढा एक्साइज ड्युटी कमी केली। त्यामुळे बाकी जो आता सगळ्या जगामध्ये जी पद्धत आहे तीच आपल्याकडे आहे की पेट्रोलचे आंतरराष्ट्रीय दरानुसार कमी जास्त होतात। त्यामुळे आपण अपेक्षा करू की आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुद्धा मंदी येईल, थोडी कमी होईल भाव आणि त्याचा फायदा इथल्याही लोकांना मिळेल। कुठला? हा, काय टीका केली? स्वप्न नाही, त्याच्यासाठी आर्थिक तरतूद केली। तुम्ही अर्थशास्त्र शिकला असाल मला खात्री आहे, त्यामुळे अर्थशास्त्रामध्ये मागणीचा डिमांडची व्याख्या काय? तर डिमांडची व्याख्या ही की ज्या इच्छेला तुमच्या खिशामध्ये परचेस करण्याचा आर्थिक ताकद आहे त्यालाच मागणी म्हणतात, नाही तर इच्छा म्हणतात। म्हणजे इच्छा आणि मागणीमध्ये फरक काय? तर विच हॅज द इकॉनॉमिक बॅकिंग इन युअर पॉकेट। इफ यू हॅव पर्चेसिंग पॉवर टू पर्चेस इट, then that wish doesn't remain wish, it becomes demand। तर असं ते असल्यामुळे यामध्ये पूर्ण तरतूद केलेली आहे आणि ती तरतुदीसाठी पैसे कसे उभारले तेही सांगितलं आहे। हो, आम्ही कर्ज वाढवलं, हो आम्ही आत्ता वित्तीय तूट जास्त झाली, पण 2 वर्षामध्ये सगळं रांगेवर आणू, कारण देशाला असा अर्धवट आत्ता जेव्हा 7 लाख कोटी रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्च करतो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्चा होता है तो रोजगार बढ़ता है। आखिर सड़क क्या सारे मजदूरी बनाते हैं, सारे टनल्स बनेंगे वो मजदूर बनाते हैं, सारे मेट्रो का काम चलेगा मजदूरों को ही काम मिलता है। तो सारी एक्टिविटी और उससे सीमेंट, स्टील और बाकी सभी उद्योगों की मांग बढ़ती है और उसमें भी रोजगार तैयार होता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, देयर वर 2 वेज। एक लोगों को हाथ में पैसा देना, वो खर्च करेंगे, वो इट्स अ लिमिटेड टाइम स्पेंड। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करते हो तो 50 साल वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। एक सड़क बनी तो 50 साल रहेगी, एक रेलवे ट्रैक बना तो 100 साल रहेगा, एक इलेक्ट्रिफिकेशन होता है ब्रॉडगेज का तो परमानेंट सुविधा हो गई। तो ये जो परमानेंट सुविधा तैयार करने की बात है, हर घर में नल से जल आने लगा तो वो परमानेंट हो गया। तो इसमें रोजगार भी बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है, लोगों की सुविधाएं होती है, ये फर्क है।
नहीं 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 देखो नहीं नहीं पोषण आहारचा कार्यक्रम देखो स्वास्थ्य म्हणजे काय स्वास्थ्य म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर आपण जसं वेलनेस सेंटर 65,000 आता सुरू केले तिथे तुम्ही जा म्हणजे माझं म्हणणं आहे पुणे जिल्ह्यातल्या आपल्या जवळच्या वेलनेस सेंटरची माहिती इथे लिस्ट मिळेल तुम्ही महापौर द्या यांना तर ते गेलात तर तिथे योगापासून सगळ्या टेस्ट फुकट होण्यापासून तिथे अगदी साधे व्यायामाचे प्रकार लावलेत म्हणजे समजा चक्र मोठं लावलंय तर ते असं हाताने तुम्ही फिरवता त्यांनी सुद्धा खूप गोष्टी होतात त्यामुळे वेलनेस प्रिकॉशन प्रिव्हेन्शन आणि क्युअर असं दोन्ही आहे आणि आता 2 कोटी लोकांनी आयुष्यमान भारतचा आत्तापर्यंत फायदा घेतला आणि त्यांना मोफत इलाज मिळाला 5 लाखापर्यंतचा इलाज मोफत मिळणं ही या देशातली क्रांती आहे आणि ती 2 कोटी लोकांनी त्याचा आतापर्यंत फायदा घेतलेला आहे पण विरोधी पक्षांचं प्रेस कॉन्फरन्स असं म्हणणं आलं की या सगळ्या काळात जनतेच्या खिशात डायरेक्ट पैसे दिले नाहीत महाराष्ट्रासाठी काहीच दिलं नाही आणि ते बजेटमध्ये प्रायव्हेटायझेशनसाठी होतं कसं होतं तुम्ही चांगलं सांगितलं की विरोधकांनी काय म्हटलं पण ते बरोबर नव्हतं एवढंच मी सांगेन की तेच मी आत्ता सांगितलं की इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्च केला की रोजगारही वाढतो परमनंट संपत्ती निर्माण होते 50-100 वर्षाची संपत्ती तयार होते आणि त्यातून जनतेचा परमनंट फायदा होतो आज पैसे दिले की ते उद्या खर्च होतात आणि तो संपला त्याचा विषय हा परमनंट फायदा होतो देट्स अ बेसिक डिफरन्स इन फिलॉसॉफी त्यामुळे जेव्हा आवश्यक होती त्यावेळेला 80 कोटी लोकांना 8 महिने 5-5 किलो धान्य मोफत दिलं 1-1 किलो डाळ मोफत दिली ती त्यावेळेला गरज होती परंतु ते झाल्यानंतर आपण 1,500 रुपये महिलांना 500-500 रुपये 3 महिना हे दिले 7-8 कोटी महिलांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा झाले त्यामुळे जेव्हा आर्थिक मदत अशी करण्याची गरज होती तेव्हा ती केली आणि आता जेवढे कोविडचे उपचार जवळजवळ सगळीकडे मोफत झाले जे प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये गेले असतील त्यांना स्वतःचं बिल भरावं लागलं पण सरकारी व्यवस्थांमध्ये बिल नाही भरावं लागलं खूप मोठा खर्च केला भारतामध्ये केवळ पुण्याला व्हायरॉलॉजी इन्स्टिट्यूट होती आता हजारो झाल्या प्रयोगशाळा फुकट नाही होत आज हे सगळं लस थंड तापमानामध्ये तालुक्याच्याही खाली ब्लॉक लेवलपर्यंत जात आहे तर तिथे फ्रीजिंगची सोय झाली कोल्ड स्टोरेजसारखी सोय झाली त्यामुळे त्या लसी नीट राहतात हे केलेली इन्व्हेस्टमेंट आहे ती देशाला कायम उपयोगी पडते पुण्याला मेट्रोचे 2 मार्ग काम जोरात चालू आहे यावर्षी सुद्धा त्याच्या यावर्षीच्या कामासाठी 2,100 कोटी रुपये मिळालेलेच आहे पण त्या ऑनगोईंग योजना आहेत नव्या योजना नाही लक्षात घ्या नवी फेज ज्यावेळेला आपण मागू आणि त्याचे कागदपत्र असा अर्ज आता पुण्याकडून पेंडिंग नाही त्यामुळे पुण्याचा ज्यावेळेला नवा फेजचं आता 3री फेज आहे ती स्टेट सेक्टरमध्येच घेतली हिंजेवाडीवाली ती केंद्राकडे मदत मागितलेली नाही आहे आणि आता ज्यावेळेला पुढे याचा 2 मार्ग एकदा सुरू झाले की मला खात्री आहे की सगळ्या उपनगरातून मागणी यायला लागेल की आमच्या इकडे मेट्रो करा आमच्या इकडे मेट्रो करा आणि त्या मेट्रोच्या ज्यावेळेला 3रा टप्पा 4था टप्पा मी दिल्लीमध्ये गेलो त्याला आता 18 वर्ष झाली पण त्यावेळेला 1 लाईन होती आणि आज 12 लाईन्स आहे आज पहिल्यांदी फक्त 27 स्टेशन्स होती आज 327 स्टेशन्स आहे तर हा इतका विस्तार होतो मेट्रोचा आणि त्यामुळे पुण्यातही होईल याची खात्री बाळगा कारण आम्ही ठरवलं आहे की देशभर मेट्रो आणि सार्वजनिक व्यवस्था या करायच्या आणि म्हणून आता मी हेवी इंडस्ट्रीजसुद्धा माझ्याकडे आहे इलेक्ट्रिकल बसेस आम्ही 5,000 मंजूर केल्या त्यांचा अनुदान त्याप्रमाणे मी नव्या मुंबईला तर 100 बसेसचं उद्घाटन करून आलो तर बाकी सगळ्या शहरांमध्ये सुद्धा इलेक्ट्रिकल बसेस त्या मागे लागून आम्ही लवकर टेंडर करून प्रक्रिया करून लोकांच्या आणा आणि ज्यांचा अनुभव आहे तो असा आहे की इलेक्ट्रिकल बसमध्ये आम्ही रॅपिड सर्व्हेही केला लोक खुश आहेत आणि खर्च 1/3 आहे खर्च 1/3 आहे त्यामुळे या व्यवस्था वाढवायच्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या हा आमचा नीती आहे
बोला. असं आहे, ज्या बाहेरच्या कंपन्या येतात त्या बाहेरच्या कंपन्या आता काही सरकार नवे उद्योग उभारत नाही आहे, केंद्र सरकार. आता प्रायव्हेट कंपन्या येतात, त्यात सगळी राज्य चढाओढ करून त्या कंपनीला आपल्या राज्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करतात. कधी हे यशस्वी होतात, कधी ते यशस्वी होतात, असं चालतं. पण त्यानुसार महाराष्ट्राची प्रगती झालेलीच आहे आणि सगळ्या राज्यांची व्हावी अशीच आमची इच्छा आहे. पण त्या त्या राज्यांनी आक्रमकपणाने, किंवा आक्रमकपणा हा शब्द बरोबर नाही, त्यांनी जास्त मैत्रीपूर्ण त्या कंपन्यांना आणण्यासाठी प्रयत्न आणखी केले पाहिजेत. हाच त्याचा सगळ्यांना धडा आहे. नाही, PSUचं खाजगीकरण करण्याचं जर राज्य सरकारांना असेल तर त्यामध्ये जेव्हा VRS देतात, शेवट काही कामगार राहतात, त्यांना VRS द्यावे लागते. आता पहा, आम्ही काय VRSचा नवा फॉर्म्युला काढला की आपल्याला लक्षात आलं असेल, MTNL आणि BSNL मधले 1.5 लाख कर्मचाऱ्यांनी स्वतःहून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. एकही खटला नाही, एकही तक्रार नाही, काही नाही. 1.5 लाख कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. तेव्हा VRS पॅकेज चांगला असेल तर जिथे काम होत नाही त्या ठिकाणी मार्ग निघू शकतो. तो राज्यांनी ठरवायचा, राज्यांच्या PSU बद्दल. केंद्राच्या PSU बद्दल आमच्याकडे धोरण ठरलेलं आहे आणि त्या क्रमाने त्याचं कधी शेअर विक्री होईल, कधी ओनरशिप चेंज होईल, कधी त्या बंद होतील. ज्या अगदी जसं आम्ही परवा स्कूटर इंडिया बंद केली, ते बंद केली म्हणजे कारण ती बंद पडलीच होती. म्हणजे जी लॅम्ब्रेटा स्कूटर पूर्वी व्हेस्पाच्या एवढीच प्रख्यात होती, त्याचा आता ती संपलीच तिथलं उत्पादन. आणि रिक्षासुद्धा तिथली चांगली होती विक्रम, त्याचंसुद्धा आता रिक्षा उत्पादनात केवळ 1% राहिला. त्यामुळे मग जेव्हा अशी उद्योगांची स्थिती होते त्यावेळेला तो चालू ठेवण्यामध्ये म्हणजे रोज जनतेचे, तुमचे आमचे पैसे कमी व्हायला लागतात, कारण ते पैसे तिकडे जातात. हां, बोला. See, as far as agitating farmers is concerned, the Prime Minister has made it clear that talks are just one phone call away, and therefore I am very sure that things will get sorted out. ऐसा है, इसकी बात याच्यात असतं काय की तुम्ही 100 वेळा प्रयास करता, पण शेवटी ज्या दिवशी त्याचं निकाल होतो त्या एका बैठकीतच होतं. म्हणजे ती बिल्टअप होत असतो आणि एका दिवशी निर्णय होतो. तसं होईल. वो आज मैं ये प्रश्न नहीं ले रहा हूँ. आपको स्पेशल बाइट बाद में, आज नहीं. उसको मैं बात आज नहीं करूँगा, क्योंकि आपको मुझे बहुत बधाई देना है कि मैंने बजट पर रखा विषय, और आपने भी इतने अच्छे सवाल बजट पर पूछे. और किसी का है तो 1-2 सवाल करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा, मैंने खुद पसंद किया हुआ मेनू आपका राह देख रहा है, और मैं भी आपके साथ खाना खाऊंगा. असं आहे, मी तुम्हाला उदाहरण सांगतो. अटलजींच्या काळामध्ये बाल्को विनिवेश झाला. त्यावेळेला काही लोक म्हणाले की हे तर घरातला दागिना विकणार. कारण दागिना म्हणजे जो तोट्यात होता तो दागिना नसतो. आणि बाल्कोमध्ये दरवर्षी तुटपुंजा जो नफा मिळत होता त्याच्या 10पट नफा भारत सरकारला दरवर्षी आता केवळ राहिलेल्या 30% हिस्सासाठी मिळतो. त्याचा डिव्हिडंड तो पूर्वी जो नफा मिळायचा त्याच्या 10पट जादा आहे. तिथे एम्प्लॉयमेंट 10पट जादा वाढली, तिथे उत्पादन जादा वाढलं, त्यामुळे त्याचा टर्नओव्हर वाढला, त्यामुळे त्याचं भारत सरकारकडे येणारा कर वाढला.
राज्य सरकारकडे जाणारा कर वाढला, त्यामुळे एका डिसइन्व्हेस्टमेंट जर योग्य वेळेला केलं तर त्याचा फायदाच फायदा होतो. आणि या विषयावर मी तर आणखी अनेक केसेस अशा सगळ्या मांडणार आहे. होय, नाही ठीक आहे, पण आपल्याला शिमगा माहिती आहे ना, तर काही जण शिमगा करतात, त्यांनी काय होतं. जो उत्तराखंड का मैं जानकारी अभी लूँगा, क्योंकि मैंने इतना जानकारी लिया कि चमोली के पास एक बहुत बड़ा स्खलन हुआ है और ग्लेशियर गिरा है, और ग्लेशियर में एक पावर प्लांट का, हाइडल पावर प्लांट का बहुत नुकसान हुआ है. लेकिन बाकी क्या क्या होता है वो राज्य सरकार के मंत्री से मैंने बात की, वो सब निगरानी रख के पूरी जांच और मदत कार्य शुरू है. नहीं, हाँ बताइए. आपने ये सचिन तेंदुलकर को कहा कि जिस मामले में हमें पता नहीं उस मामले को बात करके नहीं चाहिए. आपने छापा की नाही, तो छापो. नाही, माझं म्हणणं नसतं, प्रत्येक गोष्टीवर आपलं म्हणणं नसतं. असं आहे, त्या टूलकिट प्रकरणातून एवढं सिद्ध झालं की भारताविरुद्ध साजिश कशी कशी चालते याचं एक नवं दर्शन घडलं. त्यांनी काही भारत कोलवडत नाही, उलट जोरकसपणे उभं. नाही, त्याचं प्रत्येकाला स्वातंत्र्य असतं, पण आत्ता मी त्या विषयावर बोलत नाही. आज बजेट आणि आता जेवण सगळ्यांनी या, नाही हे बजेट नाही, असं ताणून ताणून असं बजेट होत नाही. तर त्यामुळे आता सगळ्यांनी भोजनाचा आस्वाद घ्यावा. मी पण आपल्याबरोबर घेणार आहे, तेव्हा गप्पाही मारू. हा बोला. हो, सांगतो. असं आहे, बाजारामध्ये वस्तूंच्या किमती कमी जास्त दरवर्षी वेगवेगळ्या कारणांनी होत असतात. डाळ 200 रुपये झाली होती, पुन्हा 100 रुपये झाली, तेही आपण पाहिलं. तेव्हा असं होत असतं. लवकर उतार पडेल अशी खात्री बाळगा. चल, नको बिलकुल नको. आता हां, सगळ्यांना भोजनाला बोल.